प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से त्रिवेणी संगम पर मां गंगा का किया पूजन। अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.7% हुआ मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व सीजेआई सहित अनेक दिग्गजों ने डाला वोट। प्रदेशवासियों को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने को सरकार ने दिया सीधी बस सेवा का तोहफा। सभी जिलों से सुबह 10 से 12 बजे के बीच रवाना हुई बसें। श्रद्धालुओं ने सरकार का जताया आभार। और आप नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद के थाने में दर्ज हुई एफआईआर। अदालत ने दिए आदेश। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में पहुंचे और संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान भगवा वस्त्र पहने मोदी ने रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्रोच्चारण के बीच जप भी किया। डुबकी लगाने के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया और संगम में विधि पूर्वक मां गंगा, यमुना और सरस्वती का पूजन किया। साथ ही मां गंगा और यमुना को वस्त्र भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में पूजा संपन्न होने के बाद आरती उतारी। इससे पहले प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से अरैल के वीआईपी घाट पर पहुंचे। अरैल घाट से पीएम मोटर बोट से संगम पर पहुंचे। 13 फरवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्योः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक दिल्ली में करीब 57.7% से अधिक मतदान हो चुका है। दिल्ली के करीब 1,56,00,000 मतदाता 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रही। पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा 33% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि सेंट्रल दिल्ली में आंकड़ा 30% भी नहीं पहुंच पाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के मतदान केंद्र पर वोट डाले। कतार में लगकर मतदान करने पहुंचे उपराष्ट्रपति ने सभी मतदाताओं से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। मतदान सब अधिकारों की जननी है। आज के दिन सभी को मेरी शुभकामनाएं और सभी को आह्वान करता हूं, अपने मत का दान अवश्य करें। प्रजातांत्रिक महायज्ञ के इस महाकुंड में अपने मत के दान को देकर अपनी आहुति दें। वोट डालने आए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि दिल्ली में सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने सबसे मतदान करने की अपील की। देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ से महाकुंभ प्रयागराज के लिए मीडिया कर्मियों की 2 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए महाकुंभ प्रयागराज के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ मेले के दर्शन व पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा हेतु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करते हुए महाकुंभ को इस योजना में शामिल किया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर से अब तक बड़ी संख्या में यात्री अयोध्या सहित अन्य तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होती है। श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा योजना के सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को भी देव स्थानों के दर्शन का लाभ मिले। इससे पवित्र कार्य कोई नहीं है। डुबकी लगाने के लिए हमारे सभी पत्रकार भाई आज यहाँ चंडीगढ़ से हरी झंडी देकर के रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सभी मंत्रीगण और विधायकगण अलग अलग अपनी व्यवस्था से वो जा रहे हैं और मैं भी जाने वाला हूँ। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर मेरा भी चक्कर लगेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को तीर्थ राज दर्शन के कराने के लिए हम यहाँ से रवाना करते हैं। पिछले दिनों हमने अयोध्या धाम, जहाँ भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, वहाँ पर भी यहाँ से काफ़ी लोग गए हैं। और अब प्रयागराज में भी महाकुंभ के अंदर बसें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जा रही हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा आज प्रदेश भर से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने कल ही इसकी घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज कैथल से एक बस सुबह रवाना हुई। यातायात महाप्रबंधक वीरेंद्र पाल स्वामी ने इस स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडवेज की इस विशेष बस सुविधा के शुरू होने से जिला वासियों में भारी उत्साह है। इस मौके पर वीरेंद्र पाल ने बताया कि कैथल से प्रतिदिन सुबह 11 बजे ये बस चलेगी, जो अगली सुबह 7 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगी। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद मंदिरों के दर्शन कर शाम को 3 बजे इस बस में वापस कैथल आ सकेंगे। इस बस में यात्री अपने हैप्पी कार्ड और सीनियर सिटीजन सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। कैथल से आज दिनांक 5 तारीख को बस सेवा शुरू की गई है। इस बस में यात्री जा सकते हैं और उसी बस में वापस आ सकते हैं स्नान करने उपरांत। बस हर रोज कैथल बस स्टैंड से 11 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह लगभग 6-6:30 बजे वहां पहुंच जाएगी। वहां पहुंचने के उपरांत यात्री स्नान कर सकते हैं, वहां घूम फिर सकते हैं, मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं और फिर 3 बजे वहां से लगभग वापसी के लिए चल पड़ेगी। और दोनों दिनों का रात्रि का ही इसका बस का सफर रहेगा और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए इसीलिए रात्रि का सफर किया गया है, ताकि सुबह जल्दी यात्री पहुंचकर वहां जाकर स्नान कर सके। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वे भी महाकुंभ में जाकर पुण्य के भागी बन सकें। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब वे महाकुंभ के लिए शुरू की गई विशेष बस से प्रयागराज आसानी से जा सकेंगे। गवर्नमेंट की सहायता से बड़ा अच्छा आनंद महसूस हो रहा है। मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं प्रयागराज के अंदर स्नान करूं, जो मेरी आज इच्छा पूरी हुई है। आज मैं इनका मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री जी का बड़ा धन्यवादी हूं, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है। प्रयागराज की सेवा के लिए मैं बहुत धन्यवाद हूं हरियाणा सरकार का, हरियाणा रोडवेज का। नहीं तो कहीं कहीं से जाना पड़ता था, अब सीधे यहाँ से जाने की व्यवस्था प्राप्त हो गई है। धन्यवाद करता हूँ जी हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा रोडवेज का। बड़ी इच्छा थी नहाने के लिए, बहुत प्रयागराज जी में नहाया हूँ। अच्छा, सरकार ने बहुत बढ़िया धन्यवाद किया जी में नहाने के लिए। मैंने बस मिल गई, रोडवेज बस मिल गई, सीधी प्रयागराज जी जा रही है।
वहीं रोहतक बस स्टैंड से सुबह 11 बजे एक बस प्रयागराज के लिए रवाना की गई। रोहतक से प्रयागराज के लिए बस का एक तरफ का किराया 1,100 रुपये निर्धारित किया गया है। बस में 2 चालकों की तैनाती की गई है, जबकि एक परिचालक रहेगा। चालक नरेश ने बताया कि बस में यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गई है सर, एक श्याम है और एक नरेश D 358 और श्याम 50 नंबर की ड्यूटी प्रयागराज के लिए लगाई गई है। कनेक्टर सिंगल है सर। बस के लिए सुविधाएं चार्जिंग की है और सोने का है बस में इंतज़ाम अपना। सेफ्टी फीचर में अपने पास मेडिसिन है जो किट दी जाती है हमें, फर्स्ट एड वगैरह की। हाँ, वापसी में हम ही आएंगे। सरकार की पहल अच्छी है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए बस शुरू होने से यात्री काफी खुश नजर आए। PGIMS रोहतक के नर्सिंग कॉलेज की सेवानिवृत्त प्राचार्य विद्या देशवाल ने कहा कि प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू होने से बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसलिए वे पहली बस से महाकुंभ के लिए जा रही हैं। यात्रियों ने बताया कि फिलहाल बस स्टैंड के काउंटर से ही टिकट उपलब्ध है। खबर आते के साथ हम तो यहाँ पर पहुँच गए, इतनी खुशी है। देखो, ये तो जो जाना चाहेंगे उनको फायदा ही फायदा है। ना होटल बुक करवाना, ना किसी की इंतजार करनी, अपनी बस में जाना, नहाकर सीधे बस में बैठ लेना। इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी बुजुर्ग आदमियों के लिए। बुकिंग प्रोविजन नहीं है बस में, ना जाने के लिए है ना आने के लिए है। वो पूछताछ की थी, इससे पूछा, इससे पता जी। तो टिकट बुक करवाई है या यहीं से लिए जी, बहुत खुश है जी। उधर हरियाणा रोडवेज की एक विशेष बस आज सुबह करीब 12 बजे यमुनानगर से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। सरकार के निर्देशों पर चलाई गई इस बस को रोडवेज के महाप्रबंधक संजय रावल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये बस रोजाना दोपहर को 12 बजे यमुनानगर से चलकर 17 से 18 घंटे का सफर तय कर अगली सुबह करीब 6 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इस बस में डिलक्स जैसी सुविधाएं हैं। श्रद्धालु घर बैठे भी इस बस की अग्रिम बुकिंग करवा कर रवाना हो सकते हैं। वहीं बस में बैठी सवारियों में भारी उत्साह देखा गया। 15-20 सवारी तो हमें डायरेक्ट ही मिल गई हैं और बाकी आगे करनाल, सोनीपत, दिल्ली जो भी स्टेजें हैं वहाँ से सवारी की हम बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि बस बिल्कुल फुल जाएगी। लेकिन कल हमारे पास ऑलरेडी 30 से 40 लोगों की बुकिंग आ चुकी है और हमें उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्स और बढ़ेगा और ये बस यहीं से प्रयागराज के लिए फुल होके जाएगी। तो हमारी बस बहुत अच्छी बस है और इसमें सारी सुविधा, आराम से आम आदमी भी जा सकता है, एक VIP आदमी भी जा सकता है। इसी बस से पब्लिक वापस आ सकती है आराम से। स्टाफ अभी वैसे तो हम 2 ड्राइवर भेज रहे हैं, लंबा सफ़र है और जैसे ही व्यवस्था रहेगी, यदि हमारा एक ड्राइवर से भी काम चलेगा, क्योंकि बस को हम आराम से रोक के चलेंगे। जहाँ भी बीच में जलपान की व्यवस्था रहेगी, लोग जलपान के लिए रुक सकते हैं। यमुनानगर से प्रयागराज के लिए जा रहे हैं यात्रा में, बहुत अच्छी बात है जी। हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। हर हर महादेव, बहुत अच्छा जी। हमने बड़ी शांति मिली जी आज प्रयागराज जाने के लिए। बहुत ही शुभ अवसर मिला जी हमने जी, बहुत ही शुभ अवसर मिला जी आज। और रोडवेज का हम धन्यवाद करा जी, जिन्होंने जी ये बस लगाई, उसका भी धन्यवाद कर रहे बाबू जी हम। यमुनानगर से जो प्रयागराज के लिए बस जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से भी सबको फैसिलिटी मिल रही है हरियाणा रोडवेज की तरफ से, तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में जींद से भी प्रयागराज के लिए हरियाणा रोडवेज की बस आज रवाना हुई, जो कल सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। जिला रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि जींद बस स्टैंड से प्रयागराज की दूरी लगभग 867 किलोमीटर है। इस बस का एक तरफ का किराया 1124 रुपये लगेगा। प्रयागराज से रोज सायं 4:30 बजे वापसी के लिए बस चलेगी, जो अगले दिन 9:30 बजे जींद पहुंचेगी। ये बहुत ही अच्छा हमारे मंत्री जी द्वारा डिसीजन लिया गया है। प्रत्येक जिले से ये बस सेवा शुरू की गई है और जींद से यह बस सेवा 12 बजे चलेगी यहाँ से और प्रातः सुबह अगले दिन 4:30 बजे प्रयागराज पहुँचेगी और 12 घंटे वहाँ रुकने के बाद 4:30 बजे शाम को वहाँ से चलेगी और सुबह यहाँ पे ये लगभग 9:30 बजे पहुँचेगी। और ये बस सेवा प्रतिदिन चलेगी 25 फरवरी तक लगातार। और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और लंबे सफर को देखते हुए 2 चालकों की ड्यूटी लगाई गई है और एक परिचालक रहेगा। पहले दिन बस से सफर करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि रोडवेज की इस स्पेशल बस सेवा के शुरू होने से उन्हें बहुत खुशी है और इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। मोदी जी ने मौज कर दी, कति सिद्धि प्रयागराज की बस लगा दी।
दाम पर राजी राजी जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे। बहुत बढ़िया सर्विस करी है जी सरकार की पहल है कि जीन तय या बस लगाई गई है और हमारे हिंदू सनातन के बढ़ावा देने का अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर पश्चात लाभ पर 15% की दर से लाभांश के रूप में 2.35 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुंडरू, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और प्रबंध निदेशक KM पांडुरंग भी उपस्थित रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा राज्य भंडारण निगम का कारोबार 7,243.52 करोड़ रुपए रहा। वर्तमान में निगम राज्य में 123 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल औसत भंडारण क्षमता 22.84 लाख मीट्रिक टन और उपयोगिता 22.2 लाख मीट्रिक टन है। वर्ष 2024-25 के दौरान निगम द्वारा 16.1 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 8.55 लाख मीट्रिक टन धान, 2.35 लाख मीट्रिक टन बाजरा व 4.16 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाना में अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ ये मामला एडवोकेट जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अदालत के आदेश पर BNS धारा 192, 196(1), 197(1), 248A और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का बयान दिया था। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को लेकर अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी। शाहबाद थाना SHO सतीश कुमार ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए जांच आरंभ करने की बात कही है। थाना शाहबाद में मुकदमा नंबर 72 दर्ज हुआ, जिसमें मुकदमा दर्ज करके आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने थे उसकी 192, 196, 197, 299 BNS। दिल्ली जल बोर्ड ने उन्होंने इस स्टेटमेंट को, जो उनके अपनी सरकार के नीचे ये डिपार्टमेंट आता है, उन्होंने कहा कि ऐसी जहर वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें जो उन्होंने बेसलेस और झूठी र्यूमर्स फैलाकर दंगे फैलाने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ मैंने इनके खिलाफ पहले थाना शाहबाद मारकंडा में शिकायत दर्ज करवाई। अगर जब देखा कि पुलिस टाल मटोल कर रही है तो माननीय अदालत सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री रजत वर्मा जी की अदालत में कंप्लेंट फाइल की और अदालत से प्रार्थना की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अदालत ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए इन्वेस्टिगेशन के आज आर्डर किए हैं और आर्डर के ऊपर संगीन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा आज दर्ज हुआ है और पुलिस ने, मेरे को पूरा विश्वास है। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत के जिला सचिवालय में ई-दिशा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और योजनाओं के जिला स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल के कारनामे सामने आने से जनता सचेत हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारी पार्टी और प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यह लोगों की पार्टी के प्रति आस्था और सरकार के करवाए कामों का नतीजा है। तरीके से इस समय आज मतदान चल रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए, जब उत्साह आता है तो वहां पर जो विपक्ष है प्रदेश सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी फेवर में मतदान होता जो हमको दिख रहा है। और मैं चूंकि लगातार लगभग 10-11 दिन मेरा घूमना भ्रमण हुआ है, दर्जनों सीटों पर मेरा जाना भी हुआ है, जितना लोगों में एक उत्साह है वो जो पिछले 10 साल के केजरीवाल के जितने भी कारनामे थे उनसे लोग सचेत हो गए हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की ही और मेजोरिटी में सरकार है। अनिल विज की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, जो मन में होता है वो कह देते हैं। वह हमारे ऐसे सज्जन हैं जो बात वे कह देते हैं उसे कहकर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी हर विषय पर बड़ा सोचते हैं। वह ऐसा व्यक्तित्व है जो सोचते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। अब उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भिवानी के पंचायत भवन में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने 16 परिवादों में से 11 का मौके पर ही निपटान किया। उन्होंने चकबंदी के एसीओ वीरभान को बैठक में उपस्थित न होने के चलते सस्पेंड किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में आने वाले बजट को लेकर चर्चा हो चुकी है, जिसमें किसान, व्यापारी व आमजन सहित शिक्षा सहित सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा तथा बजट को जनता के हित में तैयार किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग से विभिन्न पॉलिसी से संबंधी 60% के लगभग समस्याओं का निपटान कर दिया है। एचटेट की परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ है, जिसे दूर किया जा रहा है। हमने चेयरमैन के पद की अपने एसीएस को उसकी जिम्मेवारी दी हुई है, उसकी वजह से नहीं रुक रहा होता है। भाई कोई एस्टेट खाली एक बार उसकी नियुक्ति नहीं है तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी उसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, हम लोग उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। वो कई तरह के कारण बनते हैं, उसकी वजह से होता है। अभी हम लोगों ने उस पर कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पहले भी जो आई है मेरे पास समस्या, संज्ञान में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने में हमने 60% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है, कुछ बचती हैं। वहीं दिल्ली में हो रहे चुनाव पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। छल कपट व लोगों को झूठे वायदे करने वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता विदाई देने जा रही है। साथ ही हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा की जीत का दावा किया था तथा कहा कि निकाय चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में ट्रिपल इंजन के तहत विभिन्न निकायों में विकास के कार्य होंगे। दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि छली कपटी शब्द बाण का उपयोग करके जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया 10 साल, उससे लोग बिल्कुल अब पूरी तरह से, जैसे पहले अनभिज्ञ थे अब उतने जानकार हो गए। फिर लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्त आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। चाहे चुनाव भी होने वाले हैं, अभी डेट उसकी फिक्स हो गई है, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा में नए जिले, तहसील, सब तहसील सृजित करने के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी की बैठक में कल 2 प्रस्तावों को अनुशंसा प्रदान की गई। कमेटी ने जिला सिरसा के गांव रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़ और अलिंका को कांलावाली तहसील से निकालकर सिरसा तहसील में शामिल करने तथा जिला सोनीपत के गांव जवारा को गोहाना से जिला पानीपत में जोड़ने की सिफारिश की। अंतिम मंजूरी के लिए इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में सदस्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि नए जिले, तहसील, सब तहसील के संबंध में अब तक 27 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान ये भी बताया गया कि पहले प्राप्त गत बैठक में अनुशंसा प्रदान किए गए 4 प्रस्तावों को भी अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जा चुका है। कृष्णलाल पंवार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्तों को गांवों के नाम बदलने, उप तहसील, नए तहसील, उपमंडल व जिला बनवाने के संबंध में लंबित प्रस्तावों की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सब कमेटी के पास भेजने के निर्देश दिए जाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया। हरियाणा राज्य विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अद्भुत दुनिया विषय पर विद्यार्थियों ने अपने विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। विज्ञान सम्मेलन के संयुक्त आयोजन सचिव प्रोफेसर दीपक बब्बर ने बताया कि विभिन्न स्कूलों से आए हुए विद्यार्थियों ने विज्ञान के अनेक मॉडल प्रस्तुत किए और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे बुनियादी विज्ञान सीख सकें और साथ ही नवीनतम प्रगति पर अंतर्दृष्टि रख सकें। मुख्य
मुख्य उद्देश्य है जो हमारे बच्चे हैं, जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, उनमें साइंस के प्रति जो है रुचि और इंटरेस्ट को पैदा करना है। इसमें CSIR जो निस्पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग रिसर्च, उसमें मैडम प्रोफेसर रंजना अग्रवाल जी ने स्टूडेंट को पहले तकनीकी सत्र में जो है साइंस के विभिन्न आयामों के बारे में बताया। उसके बाद जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ और कंपटीशंस प्रोग्राम हुए। कल क्विज का प्रोग्राम किया गया, उससे पहले पोस्टर मेकिंग का किया गया और नीचे जो है क्रश हॉल के अंदर जो है साइंस एग्जीबिशन भी जो है लगाई गई है। और लगभग विभिन्न स्कूलों के लगभग 22 स्कूलों के 1200 से ज़्यादा बच्चों ने इस विज्ञान सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया है। विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि हम इस सम्मेलन में अपने मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत कुछ भी सीख रहे हैं। आमंत्रित किया गया आज और कल हमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी। आज पैनोरमा से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने हमें काफ़ी नई चीज़ें सिखाई हैं। कल भी काफ़ी कुछ गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे कि क्विज और पोस्टर मेकिंग में बच्चों ने काफ़ी अच्छी कलात्मक गतिविधियाँ दिखाई। इसमें आने से हमें बहुत अच्छा लगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे बीफ वाला है जिसके अंदर हम डिफरेंट साइंस देखते हैं। एक पोस्टर का हेल्थ पोस्टर पता चलता है हमें कि हमारे जो बॉडी का पोस्टर है वो सही है। और भी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें देखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू जो साइंस प्रोजेक्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पर मॉडल का मेन पर्पज है ये वीट को ऑटोमेटिकली साफ करता है और सुखाता है। इस मॉडल को बनाने की कॉस्ट कम से कम 3 से 4 हज़ार आई है। इस मॉडल की पार्टिसिपेशन इस पार मानक अवार्ड में रही थी, जिसके अंदर इसकी फंडिंग 10,000 रुपीज़ आई थी। ये मॉडल अभी हमने प्रोटोटाइप बिल्ड किया था, जिसको और भी आगे कंपनीज खरीदने की उससे है। और हमको CSIR की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आप अपना मॉडल और आगे लेके जाना चाहते हैं तो हम आपको फंडिंग देंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पहल पर चर्चा के लिए आज भारत के क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई के साथ बैठक की। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना है। डॉक्टर जोशी ने सरकारी अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्ञान से लैस करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को हिप्पा के सहयोग से पहले चरण में अतिरिक्त मुख्य सचिवों और निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि अंततः पूरे राज्य के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। बैठक में बताया गया कि हिप्पा नैतिक और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बोर्ड और निगमों सहित राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं। व्यापक पहुंच के लिए हिंदी में भी प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया जाना चाहिए। पहल के अधिकतम प्रभाव के लिए डॉक्टर जोशी ने हिप्पा से पुलिस, वन और वन्यजीव तथा महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के साथ सहयोग बढ़ाकर उनके विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को प्रशिक्षित करने और इस कार्यक्रम का जिला स्तर तक विस्तार करने पर भी बल दिया। CBC के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई ने सभी अधिकारियों के लिए चलाए जा रहे नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हरियाणा की सराहना करते हुए कहा कि ये मॉडल अब अन्य राज्यों में भी दोहराया जा रहा है। कार्यस्थल नैतिकता, तनाव प्रबंधन, प्रेरणा, संचार, सेवा नियम और नए कानूनों पर पाठ्यक्रम लोकप्रिय हो गए हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों के मुद्दों जैसे स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शासन के स्वरूप को बदलने में AI की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए AI साक्षरता की आवश्यकता जताई। हिप्पा ने कर्मचारियों को इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक से परिचित कराने के लिए AI से संबंधित 17 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कल रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन की खरीद को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में मसूर की खरीद 20 मार्च से, सरसों की 28 मार्च से, चने की 1 अप्रैल से, समर मूंग की 15 मई से और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, खरीद केंद्रों को चिन्हित करने, भंडारण और बारदाने की समुचित व्यवस्था करने तथा समय पर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 के लिए सरसों का अधिकतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपये, चने का 5,650 रुपये, सूरजमुखी का 7,280 रुपये, समर मूंग का 8,682 रुपये और मसूर का MSP
एमएसपी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान सरसों की खेती लगभग 21.08 लाख एकड़ भूमि में की गई है, जबकि चना, सूरजमुखी और मसूर की खेती क्रमशः 61,000 एकड़, 63,000 एकड़ तथा 98 एकड़ भूमि में की गई है। इस वर्ष सरसों की 15.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना है। इसी प्रकार चने की 30,000 मीट्रिक टन तथा सूरजमुखी का 50,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। इसी तरह मूंग का 68 मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। समर मूंग की खेती औसतन 1 लाख एकड़ भूमि पर की गई है और इस वर्ष समर मूंग का 0.48 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।